गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 66 तो आपके राजनीति विज्ञान के चैप्टर राजनीतिक दलों में से आई है और ये उस चैप्टर की रिवीजन है। तो तकरीबन जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना। और वैसे मैं इनके आंसर आपको करवा देती हूँ। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और इनके क्वेश्चनों की मतलब आप छोटे छोटे पॉइंट मत लिख देना, थोड़ी थोड़ी उनकी आगे व्याख्या भी कर देना। तो पहला है राजनीतिक दलों के कार्य, पढ़ते हैं हम लोग। तो राजनीतिक दलों के कार्यों में देखते हैं कि जो आपको लोगों को पता है राजनीतिक दल क्यों बनते हैं। राजनीतिक दल इसलिए आते हैं कि वो सरकार बना सके, जीत जाएं और सरकार बनाएं। और जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, नहीं तो उनका बनने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले वो दल चुनाव लड़ते हैं और सारे राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं चुनावों में लड़ने के लिए। और जो चुनावों में जीत जाता है वो सरकार बनाता है, शासक दल बन जाता है। और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, हारी हुई पार्टी होती है, वो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। ये लोकतांत्रिक देशों की के लिए है। आगे पढ़ते हैं हम। दूसरा है इसका, पहला है अगर पहला दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है आजकल के बच्चों को तो पता है कि चुनावों के दिनों में क्या होता है। तो इतना ही आप इतने से ही समझ जाओगे कि दल चुनाव लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं वो भी सब आप देखते हो, टीवी पे दिखाया जाता है। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जो नीति है वो बनाए ताकि लोग उनकी नीतियों को देखकर उनको ही वोट दें। तो इसलिए राजनीतिक दल अपनी अच्छी अच्छी सारे राजनीतिक दल यही कोशिश करते हैं कि वो अपने कार्यक्रम और नीतियां ऐसी बनाएं कि लोग उनकी उनको ही वोट दें। तो सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियां और कार्यक्रम क्या करते हैं, मतदाताओं के सामने रखते हैं। और जिस राजनीतिक दल की नीतियां और कार्यक्रम लोगों को अच्छे लगते हैं, लोग उन्हीं को वोट उसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं। तीसरा काम है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको पता है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसी का मुखिया प्रधानमंत्री बनता है। और फिर वो, आपको पता, लोकसभा हमारी संसद का ऊपर वाला निचला सदन है। तो इसी में ही जो कानून निर्माण है वो स्टार्ट होता है। तो कानून बनाने में भी जो भी सरकार, जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जीत का सरकार बनाती है तो उसी के मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में कानून निर्माण करते हैं। तो आगे चलते हैं। कानून निर्माण करने भी राजनीतिक पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। ये तो आपको पता है, जब वो चुनाव लड़ गए, जीत जो पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी और दूसरी सेकंड लार्जेस्ट विरोधी दल की भूमिका निभाएगी। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल शासक दल के विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और जो हारी हुई पार्टियों में फर्स्ट नंबर पे वोट वोट हासिल करती है पार्टी, हारी हुई पार्टियों में ज्यादा वोट हासिल करती है, वो विरोधी दल की भूमिका निभाती है। तो विरोधी दल का होना भी जरूरी है ताकि जो शासक दल है कोई भी गलत नीति बनाने से डरे। तकरीबन सारी जो हार जाती हैं वो विरोधी दल होते हैं, लेकिन एक मेन विरोधी दल जो होता है वो हारी हुई पार्टियों में जो सबसे ज्यादा वोटें हासिल करता है वो होता है विरोधी दल। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दे को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। जो जनमत निर्माण मतलब कोई मुद्दा हो, जो हमारे देश का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो, तो वो लोगों के सामने रख के उस पे लोगों की राय इकट्ठा करते हैं। वो भी राजनीतिक दल ही करते हैं। जैसे कोई, अब आप भी देखते हो, कोई जैसे अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार किसी मुद्दे की अनदेखी करती है तो दूसरे उसके विरोधी दल उस मुद्दे को उठा लेते हैं। और हाँ, लोगों को अगर लगता है कि हाँ वो मुद्दा सच में महत्वपूर्ण है तो लोग भी अपनी राय देते हैं। तो इस तरीके से जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप बस इसमें से मेन 5 कार्य कर लेना, ज्यादा सारे कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट 5 मार्क्स का आता है, जो वो आता है क्वेश्चन आता है। तो है तो इसके 7 कार्य है, लेकिन आप इसमें से जो आपको इजीली याद हो जाए वो 5 कार्य चुन लेना।
तो राजनीतिक दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच। अब जो सरकार होगी उसको भी तो कोई राजनीतिक दल चलाता है, तो आपको पता है अलग अलग तरीके के वो लोगों के कल्याण, देश के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो लोगों तक कौन पहुंच जाते हैं? उसी राजनीतिक दल के लोग जो सरकार बनाते हैं। वही अलग मतलब वो जैसे केंद्र सरकार ने कोई लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाया, तो फिर वो आगे राज्यों में जो सरकारें होती हैं उनको भेज देते हैं। तो इसका मतलब वो होती तो राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने के कारण सरकार में आए हुए थे, इसलिए लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और लोगों तक वो ही पहुंचाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 7 कार्य हैं राजनीतिक दलों के, तो आप 5 इजी जो कार्य है वो याद कर लेना। किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? हमारे देश के अंदर, सेकंड क्वेश्चन दिखा देती हूँ, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? उसका आंसर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय दल किसको मान्यता, किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है? अगर कोई दल जब लोकसभा के चुनाव, जैसे कि जब हमारे प्रधानमंत्री चुनने के लिए जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके अंदर जो कुल वोट डले होते हैं पूरे देश के अंदर, लोकसभा के लिए जो कुल वोट डले होते हैं, अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल, अगर कोई दल या राजनीतिक पार्टी हमारे देश के अंदर जितने लोकसभा में जितने वोट पड़े हुए होते कुल, और जहाँ 4 राज्य विधानसभा के जो चुनावों में कुल वोट पड़े होते हैं, अगर उसका 6% कोई दल को मिल जाता है, उन वोटों का 6% मिल जाता है लोकसभा के कुल चुनावों में पड़े कुल वोटों का, जहाँ 4 विधानसभा राज्य विधानसभा की में जो चुनावों में जो कुल वोट होते हैं उनका 6% किसी राजनीतिक दल को मिल जाता है, जहाँ फिर वो लोकसभा के चुनाव में जब चुनाव उसे उसमें 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। अगर किसी राजनीतिक दल ने लोकसभा के जब चुनाव हुए हैं उसकी जो कुल वोटें उनका 6% हासिल कर लिया, तो भी राष्ट्रीय दल बन जाएगा। अगर हमारे देश के अंदर विधानसभा के 4 विधानसभा सीटों से में जितने कुल वोट डले उनका 6% भी हासिल कर ले, तो भी राष्ट्रीय दल बन जाता है। अगर हमारी लोकसभा की 4 सीटें जीत जाता, तो 3 तरीके से हो सकता है। लोकसभा के चुनाव में कुल वोटों का 6% हासिल करके भी राष्ट्रीय दल बना जा सकता है। 4 विधानसभा के चुनावों में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करके भी राष्ट्रीय दल बना जा सकता है, या फिर लोकसभा की 4 सीटें जीतकर भी राष्ट्रीय दल बना जा सकता है। नंबर 2, प्रांतीय दल कैसे बन सकते हैं? जब कोई पार्टी, कोई भी दल विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल कर लेता है, या 2 विधानसभा कम से कम 2 सीटों पर, विधानसभा की 2 सीटों पर जीत प्राप्त कर लेता था, उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, या कह लो उसको प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जब कोई किसी राज्य का या प्रांत का जो दल होता है, अगर उसको अपने ही राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के कुल वोटों का 6% मिल जाता है, तो वो दल प्रांतीय या क्षेत्रीय दल कहलवाता है। जहाँ जो दल के अपने ही राज्य के विधानसभा की चुनावों में 2 सीटें जीत जाता है, तो भी वो अपने राज्य का प्रांतीय या क्षेत्रीय दल कहलाता है। अगला तीसरा है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हमारे देश के अंदर कितने तरीके की दलीय व्यवस्था है? पहले इसमें देखो, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो चलो देखते हैं। हमारे देश में मतलब कितनी होती है? एक दलीय व्यवस्था भी होती है। कई देशों में एक ही दल होता है, जैसे चाइना में है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। एक दलीय व्यवस्था होती है। एक होती है कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच की ब, की ही के बीच ही बदलती रहती है। सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने में दावेदार होते हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। एक होती है 2 दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था चाइना में है,
और दो दलीय व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन में है। तो कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाए, मतलब दो ही दल होते हैं। कभी किसी दल को, एक दल को बहुमत मिल जाता है तो कभी दूसरी बहुमत, जिसको बहुमत मिल जाता है वही सरकार, दोनों में मतलब बदलता रहता है। वो ब्रिटेन और अमेरिका में दो दल व्यवस्था है, वही बहुमत प्राप्त करते हैं, वही सरकार बनाते हैं। तीसरी होती है बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, तीसरी होती है बहुदलीय व्यवस्था। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, जब जैसे हमारे देश में जब अनेक दल सरकार मतलब चाहते होंगे हम सरकार बना लें, होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब 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 अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन, मतलब जब दो या दो से ज्यादा देश के अंदर ऐसे दल हों जो 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 मतलब दो या दो से ज्यादा देश के अंदर राजनीतिक दल हों और वो या तो अपने दम पर या फिर दूसरों के साथ गठबंधन करके मतलब बहुमत पाने के वो की योग्यता रखते हो, तो वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। जब दो से ज्यादा राजनीतिक दल देश के अंदर अ, अपने बल पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में हो, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तीस चौथी होती है जब किसी मतलब हमारे अब क्या आ गया है कि देश ज्यादा बड़ा हो गया है, विभिन्नता ज्यादा देश में पाई जा रही है, जिसके कारण किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। जब किसी देश के अंदर ज्यादा पार्टियां हों और उनको किसी को भी स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो क्या करती हैं पार्टियां, एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इस व्यवस्था को गठबंधन व्यवस्था या मोर्चा व्यवस्था कही। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में यानी किसी देश में के अंदर बहुत सारे दल पाए जाते हैं, तो अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं। अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए, जिनके बहुमत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा व्यवस्था भी कहते हैं। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे। जब 2004 के चुनाव हुए ना, तो एक तो यही हो गया एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो गया। दूसरा हमारा यूपीए, जिसको हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, और एक वाम मोर्चा। उन 2004 के चुनावों में तीन तरीके के गठबंधन थे, जिसमें अलग अलग पार्टियों ने अपने आप मतलब वो मिल गई थी चुनाव लड़ने के लिए, ताकि वो चुनावों में जीत हासिल कर सकें। अगला देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो पहली चुनौती क्या है? आंतरिक लोकतंत्र का होना। पार्टियों के अंदर लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। पूरे देश में तो हम कहते ही हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। मतलब कि जो पार्टियां होती हैं उनके अंदर खुद के अंदर ही लोकतंत्र की कमी पाई जाती है, क्योंकि पार्टी के सारे देशों में, हमारे देश में भी यही प्रवृत्ति आप देखते होंगे। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उनमें कुछ के नेता हैं जिनके हाथ में ताकत होती है, मतलब उन्हीं के अनुसार पार्टी देश चलती है। और वो अगर उनकी सरकार भी बन जाती है, तो उन्हीं के विचारों के कारण ही दे। जैसे अब बीजेपी में है, मोदी की चल रही है, मोदी और वो अमित शाह, जेपी नड्डा वगैरह जो प्रमुख नेता हैं, उनकी ताकत है। और उनके बाकियों को पता भी नहीं होता कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर सारे जिन लोगों ने मिल के पार्टी बनाई है, तो सबसे ही विचार विमर्श होने के बाद कोई फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन आजकल राजनीतिक पार्टियों की जो प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत कुछ एक नेताओं के हाथ में ही सिमट जाती है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है,
मतलब जो मेन किसी पार्टी के जो मेन नेता होते हैं उनके उनका सबको पता होता है, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती, ना कोई लिस्ट होती है। आप सर्च करके देख लो ना गूगल पे कि राजनीति मतलब बीजेपी पार्टी के ऑल मेंबर्स की लिस्ट निकाल के देख लेना, तो नहीं आएगी। तो मतलब इनके अपने सदस्यों की इनके पास पूरी लिस्ट भी नहीं होती, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, मतलब ये इतने बिजी होते हैं, इनको इतना काम होता है कि ये अपनी पूरे संगठन की बैठकें भी नहीं बुलाते हैं। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, अंदरूनी कोई चुनाव नहीं होता, बस जिसकी चल गई बाकी दूसरे उसी के सहारे चलते रहते हैं। तो इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। जो इनके कार्यकर्ता घर घर जाके इनकी नीतियां और कार्यक्रम लोगों को बताते हैं, उनके साथ तो ये कोई सूचना साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। मतलब कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, क्योंकि कहीं तो पूरे राजनीतिक दल के लोग जितने सदस्य होते हैं उन्होंने मिलकर पार्टी को चलाना होता है, लेकिन पार्टी चल थोड़े से लोगों के कारण ही होती है। और जो कार्यकर्ता होते हैं उनको तो पार्टी पता भी नहीं होता कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो पहली चुनौती क्या है? पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये आपको बच्चों इसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी कि कैसे पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आएगा। तो इतना ही लिख देने से काम नहीं चलेगा, तो आपको 2-3 लाइनों में इसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी कि कैसे कमी होती है। दूसरा होता है दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है, यह है वंशवाद की चुनौती। जैसे हम हमारे देश में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी वंश ही चला आ रहा है। अगर गांधी वंश का कोई व्यक्ति उसमें ना हो तो उसको कोई, जैसे अब है इस समय गांधी परिवार में कोई ऐसा ताकतवर नेता नहीं है जिसके कारण कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस को वो नहीं मिलता, बहुमत नहीं मिलता। तो दूसरी चुनौती है वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते। सारे जो भी राजनीतिक दल काम करते हैं कि वो हमें बताते हैं कि हम क्या काम करते हैं, इसलिए जो सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। क्योंकि जो मुख्य नेता होते हैं वो आप जब मतलब ऐसा हो जाता है कि उनसे काम नहीं होता, जहाँ उम्र के कारण उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, तो वो अपने परिवार के मेंबरों को ही आगे बढ़ा देते हैं। जो सामान्य कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी के लिए भाग दौड़ करते हैं, उनको उनको कोई नहीं पूछता। तो ना ही बेचारा वो काम करता रहता है, लेकिन उसके नेता बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वह अनुचित लाभ लेते हैं। जो बड़े बड़े नेता पार्टी के अंदर होते हैं, जिनकी मतलब जिनके सहारे ही पार्टी चलती है, वो उसका ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों जहाँ जो परिवार को लोगों को ही शीर्ष पदों पर बिठा देते हैं। ये दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। ये बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना मतलब जब लोग एक राजनीतिक दल है उसमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता, ना ही उनके कोई उच्च पद पर जाने की संभावना होती है। क्योंकि हर राजनीतिक दल में कुछ एक नेताओं की चलती है, जिन नेताओं की चलती है वो अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को ही अपनी पार्टी के, चाहे वो पहले कोई काम ना कर रहे हों, वो मेंबर रिश्तेदार उनके जब परिवार के मेंबर, लेकिन जब खुद के रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों को ही उच्च पद पर ले जाते हैं। जिसके कारण जो वो क्या होता है कि कुछ उन्होंने पहले तो काम किया नहीं होता, इसलिए वो अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले व्यक्ति ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि अब आप लोग देखते हो हमारी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है, उनको इतनी समझ तो है नहीं, पहले अपने फादर के होते तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब उनकी प्लेस पे आ गए हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिल पा रही। तीसरी चुनौती है दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की। क्या है तीसरी चुनौती? दलों में खासकर चुनाव के समय, आप भी देखते हो लोग चुनाव जीतने के लिए वोटे वोटे खरीदते हैं,
वैसे तो लोकतंत्र में जो पार्टी सही है उसको अपने आप ही लोगों को समझ होती है कि इसको हम वो दें, वोट दें। तो क्या हो रहा है, खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ बढ़ रही है। कई पार्टियां जीतने के लिए अपराधी लोगों का भी वो ले लेती है, मदद ले लेती है, क्योंकि पार्टियों की तीसरी चिंता चुनाव, मतलब जो भी पार्टी आ गई उसका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। एक तो प्रचार करने के लिए, प्लस वो प्रचार के अलावा वो ऐसी कोशिश भी करते हैं कि लोगों को पैसा देकर, पैसे का लालच देकर या पैसा देकर उनका वोट खरीद लेते हैं कि वो उनकी पार्टी को ही वोट दें। तो जो पार्टी बन जाती है उसकी सबसे बड़ी चिंता चुनाव जीतने की होती है, तो इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारते हैं, मतलब लड़ने के लिए जिनके पास काफी पैसा हो, जो पैसा जुटा सके। मतलब सारी राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को ही चुनाव में उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो, या पैसा वो जुटा सके। ऐसा काम करते वो ये भी नहीं ध्यान रखते कि वो कैसा व्यक्ति है, मतलब उसकी छवि देश के अंदर कैसी है, वो कोई अपराधी तत्व तो नहीं है। तो अपराधी तत्वों को लाने से भी पार्टियां नहीं डरती, बस उनको तो अपना चुनाव जीतना होता है। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अडानी अंबानी जी तो सारा दिन शोर मचता है कि देश के अंदर जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी इन पार्टी की जो फैसले और नीतियां होती हैं इनको प्रभावित करते हैं। क्योंकि इनको जैसे अब कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को वो एमएसपी का बिल है जो इसलिए लेके आए कि अडानी अडानी और अंबानी को इसका फायदा होता। क्यों फायदा सरकार उनको दिलवाना चाहती है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो अडानी अंबानी जो बड़े अमीर लोग हैं वो इन पार्टियों को पैसा देते हैं। तो पार्टियों की जो नीतियां होती हैं उन और फैसले होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए अमीर लोग भी उनकी नीतियों और फैसलों को प्रभावित करते हैं। और कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन भी प्राप्त करते हैं ना, या उनकी मदद लेती है। अपराधी लोग अपना चुनाव जीतने के लिए अपराधियों की भी मदद करती हैं, जिनसे इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है। उनके लिए अपने फैसले और नीतियां भी बदल देती है सरकार बनने के बाद। पहले उनको कह देते कि आप हमें चुनाव जीतने, मतलब चुनाव में जो पैसा खर्च होगा वो दे दो, और अगर हम चुनाव जीत गए तो आपके अनुसार ही जो ऐसी नीतियां बनाएंगे जो उन अमीर लोगों को फायदा पहुंचाए। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की। मतलब हमारे देश के अंदर विकल्प नहीं है। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति, किसी हर पार्टी में कुछ ऐसे व्यक्ति नहीं है जो देश को अच्छी तरीके से चला सके। मतलब पार्टियों की कमी है। एक कांग्रेस पार्टी है, अगर हमने लोकसभा के चुनावों में पार्टियां चुननी हो तो एक बीजेपी, एक कांग्रेस है। आपको दोनों का ही हाल पता है कैसा है। तो देश के अंदर विकल्पहीनता भी है। तो सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। आजकल की सारी पार्टियों ने एक जैसी नीति बना ली है। जैसे किसी नई पार्टी ने कोई नई नीति अपना ली है, तो दूसरी पार्टी भी थोड़े दिनों बाद उस नीति या कार्यक्रम में अपने अपनी नीति और कार्यक्रम में ऐड कर लेती है। तो चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की है, क्योंकि किसी भी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता नहीं है जो देश को अच्छी तरीके से चला सकें। तो हमारे अंदर, देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस है, इनमें से ही एक पार्टी देश में वो बनाती है, क्या कहते हैं, सरकार बनाती है। तो कम पार्टियों के होने के कारण, मतलब इन दो पार्टियों के होने के कारण हमारे पास कोई, मतलब अगर हम इन दोनों पार्टियों को नहीं लाना चाहते, देश के जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि जब ना बीजेपी आए ना कांग्रेस आए, तो हमारे पास तीसरी पार्टी नहीं है कि उसको हम वोट देकर जिता सकें। तो चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की भी है। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है। और सारी पार्टियों के विचार एक है, तो किसको चुने कि ऐसा तो हम देख ही नहीं सकते कि उस पार्टी को चुने कि जिसकी नीति और कार्यक्रम अच्छे हैं। और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है, और हमारे देश में ही ऐसा नहीं हुआ कि पार्टियों की विचारधारा मिलती है। बाकी पूरे दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि सारी पार्टियों की विचारधाराएं एक जैसी होती हैं। बस इतना ही फर्क रह जाता है कि वो नीतियां बनाते कैसे हैं और उनको लागू कैसे करते हैं। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच बड़ा कम अंतर रह गया है। तो चार चुनौतियां बच्चों, एक तो उनके अंदर खुद लोकतंत्र की, आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। नंबर दो, ये
पैसे और क्या कहते हैं, चुनाव के समय पैसे और आपराधिक तत्वों को भी ले आते हैं उसमें चुनाव में। और दूसरा हमने पढ़ा था वंशवाद की चुनौती। दूसरी चुनौती में ये अपने जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अपने रिश्तेदारों और परिवार के मेंबरों को उच्च पदों पर ले जाती है, चाहे वो उनके अंदर वो समझ ना हो इतने बड़े पद को चलाने की। चौथी विकल्पहीनता। हमारे देश के अंदर मतलब जो पार्टियां की विचारधारा है वो सबकी पूरी दुनिया के अंदर ये होगा कि हर देश के अंदर ऐसी पार्टियां पाई जाती है जिनकी विचारधारा एक होती है, जिसके कारण जो नागरिक होते हैं उनके पास विकल्प ही नहीं बचता, क्योंकि उन्हीं पार्टियों में से उनको चुनना होता है। जो भी हर पार्टी की जब विचारधारा एक जैसी हो जाएगी तो फिर तो उनके अंदर अंतर खत्म हो गया, फिर तो किसी को भी चुन लो एक जैसा काम ही वो करेंगी। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं। ब्रिटेन में जैसे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है उसमें अंतर कम रह गया। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत है और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया कि नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर है। हमारे इंडिया में आर्थिक मामलों पर सारी पार्टियों की विचारधारा एक जैसी है। जो लोग इससे अलग नीचे नीचे जाते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। मतलब अगर कोई इससे अलग जाना चाहते हैं, इन पार्टी जो देश के अंदर पार्टी उनसे अलग जाना चाहते हैं, ना कांग्रेस को चुनना चाहते हैं ना बीजेपी को चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई उपलब्ध नहीं, विकल्प उपलब्ध नहीं। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो बस आप मतलब ऐसे व्याख्या कर देना कि आपकी जो बात कह रहे हो वो समझ में आ जाए। तो एक तो वो होते हैं कि जो कार्य आजकल पार्टियों में क्या हो गया, कुछ एक नेताओं की चलती है, जिसके कारण क्या होता है जो आम कार्यकर्ता होता है उसके भविष्य में कोई बड़ा नेता बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। नंबर दो होता है कि ये पैसा और अपराधी तत्वों को भी राजनीतिक पार्टियां ले आती हैं उसमें चुनावों में चुनाव जीतने के लिए। बस इनको तो एक मेन मोटिव चुनाव जीतना होता है, चाहे वो अपराधी तत्वों की हेल्प से ही क्यों ना हो। नंबर तीन होता विकल्पहीनता। मतलब इनकी सबकी विचारधारा एक जैसी है और तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता कि वो किस अलग विचारधारा वाला कोई पार्टी होती नहीं है ताकि वो किसी को चुन सके। और अपराधी तत्व वाला हो गया, लोकतंत्र की हो गया, एक वंशवाद हो गया। एक वंशवाद वाला भी हो गया आपका, लोकतंत्र की कमी की वो अपनी फैमिली के मेंबरों को ही ले आते हैं और ना ही इनके कुछ ही के वो लोकतंत्र अंदरूनी लोकतंत्र की कमी होती है, कुछ के नेताओं की ही चलती है और ये अपने रिश्तेदारों को ही उच्च पदों पर ले जाते हैं। छोटे कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछता, ना ही छोटे कार्यकर्ता को ये पता होता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। एक इनके सबकी विचारधारा एक जैसी होगी, जिसके कारण नागरिकों को मुश्किल हो जाता है अपना सही विकल्प चुनना। और ये अपराधी तत्वों की हेल्प लेने से भी ये वो नहीं करते, मतलब ये डरते नहीं है, अपराधी तत्वों को भी ले आते हैं। इन्होंने तो मेन अपना चुनाव जीतना होता है। जो चार मेन पॉइंट है इनको आप पैराग्राफ लेकिन पॉइंट बना के लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारा तत्वों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आज की थोड़ी लंबी है आपकी वर्कशीट। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। वैचारिक रुझान में मध्य वर्गीय है। वैचारिक रुझान में ये क्या मध्य वर्गीय, ना तो वामपंथी है और ना ही दक्षिणपंथी है। वैचारिक रुझान में मध्य वर्गीय, न वामपंथी न दक्षिणपंथी। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है वो धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने वाली है और मतलब इसके अनुसार वे ये कहती है कि जब मैं सरकार बनेगी इनकी तो वो किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगी, सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया जाएगा और जो कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के लिए काम करेगी जब भी ये कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और ये दल नई आर्थिक नीति का समर्थक है। जो हमारे देश के अंदर नई आर्थिक नीति आई है कांग्रेस उसका समर्थन करती है।
3 ये पर इस बात को लेकर भी ये सचेत रहती है पार्टी के गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। नंबर 1 न ये मध्य वर्गीय, न वामपंथी है, न दक्षिणपंथी है, और ये धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और ये नई आर्थिक नीति का समर्थन करती है। ये मतलब ये सचेत रहती है कि ये जो आर्थिक नीति का समर्थन करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखती है कि जो गरीब या कमजोर वर्गों पर इसका बुरा असर ना पड़े। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो इसका है, आप देखते हैं बीजेपी की विचारधारा क्या है। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है और जो पुराने मूल्य हैं उनसे प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। इसका क्या है, भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक मुख्य तत्व है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका जो राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। इतना भी लिख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। नंबर 1 ये क्या करना चाहती है, प्राचीन संस्कृति और जो पुराने मूल्य हैं उनसे प्रेरणा लेकर भारत को आधुनिक और मजबूत बनाना चाहती है। नंबर 2, पार्टी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, और इसने वो काम कर भी दिया है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसने संविधान में जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर एक विशेष दर्जा दे रखा था, जो इसने 370 अनुच्छेद वो लाकर उसको विशेष दर्जे को हटा दिया है। ये विरोधी थी उसके, और इसने उस विशेष जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटा दिया है। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। मतलब क्या है, धर्म के लोगों के लिए एक जैसे कानून होना, सभी धर्म के लोगों के लिए एक जैसे कानून बनाने के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसी नागरिक संहिता बनाने के पक्ष में, और ये धर्म जो परिवर्तित करते हैं उन पर रोक लगाने के भी पक्ष में है। अब हम पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने, जब अब हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है तो किसी को भी जब बहुमत नहीं मिलता तो क्या करती हैं, बहुत सारी पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती हैं चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए, तो उसे गठबंधन या मोर्चा सरकार कहते हैं। जैसे कि 2004 में हमारी ये 3 जो गठबंधन है उनके नाम याद कर लेना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जो आजकल चल रहा है, बीजेपी जिसकी नेतृत्व कर रही है, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जो कांग्रेस जिसकी वो है नेतृत्व करती है, और एक वाम मोर्चा। जब जिस देश के अंदर बहुदलीय व्यवस्था होती है, जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो फिर अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में जब हाथ मिला लेती हैं तो उसे गठबंधन सरकार या मोर्चा सरकार कहते हैं। और 2004 से शुरू हुआ है ये गठबंधन करने का जो वो है, क्या कहेंगे, गठबंधन बनाने कब से शुरू हुए हैं? 2004 के जो चुनाव हुए थे उससे, संसदीय चुनाव में तो 3 गठबंधन बन चुके हैं, एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए का गठबंधन और वाम मोर्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो ये भी पता है, ये भी अगर सॉरी पीछे वाले क्वेश्चन में गठबंधन सरकार किसे कहते हैं उसको समझने के बाद तो इसकी भूमिका क्या, भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका क्या है? एक तो हमारी राजनीति में स्थिरता, ये
तो गठबंधन सरकार बनने से भारत की राजनीति में स्थिरता आई है, देश में संघवाद मजबूत हुआ है, देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, भारत जैसे विशाल देश की विविधता को संभालने में मदद मिली है। जो गठबंधन सरकारों की भूमिका क्या निभाई है, एक तो क्योंकि किसी देश के अंदर क्या होता है कि हमारे देश के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा स्पष्ट, एक पार्टी को। तो जब ये सारी पार्टियां मिलकर बनाती हैं तो ये अपने पहले अच्छी तरीके से प्लानिंग करती हैं, फिर ये चुनाव लड़ती हैं। तो हमने देखा है पहले 15 साल तो यूपीए गठबंधन वो राज करके गया है। फिर 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चली थी, वो भी गठबंधन की सरकार थी। और फिर अब ये चल रही है मोदी सरकार, ये भी एनडीए का गठबंधन है। तो कभी भी ये टूटा नहीं है, कभी भी इनमें दरार नहीं है। ये तो पूरी अच्छी तरीके से सरकारें चल रही है, जिसके कारण भारत की राजनीति में स्थिरता आई है, संघवाद मजबूत हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और हमारे देश में जो विविधता पाई जाती है, जब सारे कई पार्टियां मिलकर देश की सरकार बनाएंगी तो सारे सबकी थोड़ी थोड़ी विचारधारा में तो फर्क होता ही है। तो जो देश के अंदर विविधता पाई जाती है उसको संभालने में भी मदद मिली है। अगला हमने पढ़ना प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं। प्रांतीय दल आपको भी पता, किसी राज्य का जो दल होता है जो उसी राज्य के विधानसभा चुनावों में पाए वोटों को 6% हासिल कर लेता है, या दो अपने राज्य की विधानसभा सीटों को जीत लेता है, वो प्रांतीय दल होता है। किसी राज्य या क्षेत्र में पाए जाने वाले दल को प्रांतीय दल कहते हैं। जो 1996 के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन सरकार का मतलब जो गठबंधन सरकारें मिल रही हैं वो प्रांतीय दलों के साथ मिलकर ही राष्ट्रीय दल बनाते हैं। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस हर राज्य के अंदर जो वहाँ के प्रांतीय दल होते हैं उनके साथ मिलकर गठबंधन बना दिया, ऐसे ही बीजेपी है। तो असली प्रांतीय दल क्या होता है, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में किसी भी राज्य की जो प्रांतीय दल होता है, अगर वो अपने राज्य में विधानसभा के चुनावों में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है या उससे अधिक, और जहाँ फिर अपने राज्य की विधानसभा की 2 सीटों को जीत लेता है, तो वो उस राज्य का प्रांतीय या क्षेत्रीय दल कहलाता है। और राजनीतिक दल में रूप में मान्यता मिल जाती है, अर्थात प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अब आगे हम 9वें क्वेश्चन पे, किसी दल के प्रांतीय दर्जा कम दिए जाए, दोनों हो गए। प्रांतीय दल किसे कहते हैं और किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है, क्योंकि आजकल मजबूत हो जाते हैं, जो हो रहे हैं प्रांतीय दल और क्षेत्रीय दल। तो इस ये संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत करके आप इससे सहमत हो। तो इसका आंसर भी देखते हैं। पिछले 3 दशकों में भारतीय प्रांतीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। पिछले 30 सालों से, 3 दशकों का मतलब पिछले 30 सालों से क्या हुआ है, जो प्रांतीय दल है वो बढ़े, उनकी संख्या भी बढ़ गई प्रांतीय दलों की, और ताकत भी में भी वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। मतलब जब ज्यादा राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल तब बनता है जब किसी समूह को प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं मिल रहा होता। जितने ज्यादा राजनीतिक दल मिले बनेंगे, उतने ही भारत में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ेगा। तो इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। किसी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। आज कोई भी ऐसा राष्ट्रीय दल नहीं है जिसको लोकसभा में ना ही तक कांग्रेस को पूरी तरीके से लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर कांग्रेस को मिला है बहुमत तो वो प्रांतीय दलों की हेल्प से। ऐसे बीजेपी का जो एनडीए चल रहा है, बीजेपी को भी इस समय लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। अगर वो सरकार चला रही है तो वो प्रांतीय दलों की हेल्प से चला रही है। तो आज के समय में ये प्रांतीय दलों की के बढ़ते महत्व के कारण ही है कि कोई भी हमारे दोनों राष्ट्रीय दलों में से किसी को भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। मतलब इनकी इतना महत्व बढ़ गया है कि राष्ट्रीय दलों को प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। अब हम देखते 10वां क्वेश्चन, तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों का नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए।
ये देख लेना आप लोग। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। वो तो प्रांतीय दलों की बात है। अब है तमिलनाडु का एक दल है, तमिलनाडु द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसका ये है चिन्ह, उगता सूर्य। और दूसरा है ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये तो पत्तियों वाला वो, ये इसका वो है चिन्ह है। वैसे ऐसा कुछ आता नहीं है, कोई इजी ही आएगा, क्या पता चिन्ह देके पूछ लीजिए किस पार्टी का वो है, चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है। तो आगे आ गया हमारे पैराग्राफ, आगे पैराग्राफ देखते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न आगे 4 अंक के आएंगे। ये 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे और उनका एक एक मार्क्स होगा। और आपको जैसे कंप्रीहेंशन में को इसी पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर लिखने होंगे। जब अनेक दल, ये हम ऊपर क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं ये चीज, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठीक अवसर हो, तो ये तो बहुदलीय व्यवस्था होती है। जब दो किसी देश में 2 दल होते हैं और उनके अपने दम पर या गठबंधन करके बहुमत प्राप्त करने के ठीक ठाक अवसर होते, तो वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन सरकार भी बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, और इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, इसका आंसर दिखाती हूँ आपको। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो उसे जब किसी देश के अंदर अनेक दलों के बीच सत्ता के लिए होड़ हो और दो दलों 2 दल हों, वो एक मतलब ये बहुदलीय व्यवस्था, 2 से ज्यादा दल हो जो अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके बहुमत प्राप्त करने के उनके अंदर योग्यता हो, तो वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 से ज्यादा जो दल हैं वो अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने के उनके पास ठीक ठाक अवसर हो, तो वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए अपने हाथ मिला लेती हैं, तो उसे गठबंधन या मोर्चा वाम मोर्चा कहते हैं। उन्हें मोर्चा कहते हैं, गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। गठबंधन या मोर्चा सरकार कहते हैं। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था? नहीं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चौथा, हमने उस अनुच्छेद का क्या करना है, संक्षेप। गद्यांश दर्शाता है कि सत्ता प्राप्ति की लालसा में सभी दल मिलकर गठबंधन करके बहुदलीय व्यवस्था के तहत सरकार चलाते हैं। क्या है गद्यांश से क्या पता है? बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकार का ही बता रखा है। तो सत्ता प्राप्ति की लालसा में सभी दल मिलकर गठबंधन करके बहुदलीय व्यवस्था के तहत सरकार चलाते हैं, और आमतौर पर बहुदलीय व्यवस्था अस्थिरता लाती है। बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है? अस्थिरता लाती है, और इसके साथ ही प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। एक तो ज्यादा दल होने के कारण क्या हो जाती है, अस्थिरता आ जाती है देश में। कोई किसी पार्टी को वो मतलब ज्यादा दल आएंगे तो लोगों की जो वो है वोट हैं वो बढ़ जाएंगे और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, राजनीतिक अस्थिरता है। लेकिन गठबंधन होने के कारण विभिन्न हितों और विचारों को प्रतिनिधित्व, विभिन्न तरीके के लोगों के हितों और विचारों को प्रतिनिधित्व भी मिला है। जब ज्यादा पार्टियां आ जाएंगी तो
सब देश के नागरिकों की जो वोटें हैं वो अलग अलग बट जाएंगी और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। तो इससे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आएगी। लेकिन गठबंधन सरकारें आ गई हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलने लगा है। तो बच्चों आज की थोड़ी सी लंबी थी, प्लीज इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं जो आंसर लिखे वो आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं, और मैंने कहीं से और से नहीं आंसर लिखा। और जो भी इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराग्राफ दिया गया, वो भी आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।